Hi and welcome to the Fahad Hussain YouTube channel and welcome to the Linear Algebra course. मैथ्स बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और इस सेशन पे हम जानेंगे कि वेक्टर की वो कौन कौन सी टाइप्स हैं जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में हमें समझना बेहद ज़रूरी है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले हम बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे, वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की यहाँ पर मौजूद है विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कोड या PPT फाइल या इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है वो मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पे फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पर आने के बाद आप उन चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। तो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग हम वैक्टर की डेफिनेशन जान चुके हैं और साथ ही साथ हम ये भी जान चुके हैं कि किस किस तरह के ऑपरेशन वैक्टर में होते हैं। इस सेशन पर टारगेट हमारा ये है कि वैक्टर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो इस सेशन पे हम पैरेलल वैक्टर, परपेंडिकुलर वैक्टर विच मीन ऑर्थोगोनल वैक्टर या ऑर्थोनॉर्मल वैक्टर, लाइक अनलाइक वैक्टर, इक्वल, कोलीनियर वैक्टर, यूनिट, पोजीशन वैक्टर, जीरो वैक्टर, फ्री वैक्टर और नेगेटिव वैक्टर को जानेंगे विजुअलाइजेशन के रिस्पेक्ट से कि ये किस तरह के वैक्टर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली पैरेलल वैक्टर क्या है। तो पैरेलल वैक्टर ऐसे वैक्टर्स को कहा जाता है या दो से ज़्यादा वैक्टर इस तरह से प्लेस हुए हुए हों कि वो पैरेलल शो हो रहे हों। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैक्टर है A जो कि कुछ एक लाइन यूँ बना रही है, तो मैंने इसका नाम A रख दिया। और इसी तरह एक और वैक्टर है जो इस तरह से एक लाइन बना रही है और इसका नाम B है। तो इस वक्त ये दोनों वैक्टर एक ही डायरेक्शन पर मूव हो रहे हैं और साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल मौजूद हैं। तो ऐसे वैक्टर को पैरेलल वैक्टर कहा जाता है। और इन टर्मिनोलॉजीज आप इसे इस तरह से लिखते हैं कि वैक्टर A इज पैरेलल टू वैक्टर B, दैट इज सेड टू बी अ पैरेलल वैक्टर। सेकंड वन इज अ परपेंडिकुलर वैक्टर। परपेंडिकुलर वैक्टर या ऑर्थोगोनल वैक्टर ये सेकंड नेम है जो कि ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम होती है। यानी एक ऐसा वैक्टर जब दो वैक्टर्स को प्लेस किया जाए तो वो दोनों परपेंडिकुलर हों और उनके दरमियान जो एंगल बन रहा हो वो 90 हो, तो ऐसे वैक्टर्स को या दो से ज़्यादा हो उनको परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वैक्टर कहा जाता है। यानी अगर मैं एक वैक्टर इस तरह से बनाऊँ और इसी तरह से दूसरा वैक्टर कुछ यूँ प्लेस हुआ हो, तो इस दो वेक्टर के दरमियान अगर आप एंगल देखें तो यहाँ पर 90 डिग्री है। तो इस बेस पे कहा जा सकता है कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल 90 का है वो परपेंडिकुलर है। लिहाजा ऐसे दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर वेक्टर कहा जाता है। और टर्मिनोलॉजीज के रिस्पेक्ट से लिखने का तरीका कुछ यूँ होगा कि वेक्टर A इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। सिमिलरली ऑर्थोगोनल वैक्टर भी ऐसे ही वैक्टर को कहा जाता है जो एक दूसरे वैक्टर को के साथ जो है वो 90 एंगल बना रहे हों और परपेंडिकुलर हो। क्योंकि जब आप ऑर्थोगोनल वैक्टर या परपेंडिकुलर को A.B के लिए सॉल्व करेंगे, जो कि हम प्रीवियस सेशंस पर ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर A लिखना होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर B और उसके बाद हम cos थीटा लिख रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर एंगल की जो वैल्यू है वो 90 है और cos 90 डिग्री जो है वो 0 के बराबर होता है। तो एट लास्ट ये जब मल्टीप्लाई होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A और B तो वो एट लास्ट 0 बना देगा। यही वजह है कि जब दो वैक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ऑर्थोनॉर्मल वैक्टर और ऑर्थोगोनल वैक्टर्स या परपेंडिकुलर वैक्टर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन बस लिटिल बिट चेंज इसमें ये होता है कि इसमें जो वैक्टर A है हमारे पास, विच मीन फॉर एग्जांपल दिस वैक्टर या फिर दिस वैक्टर, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आ रहा होता है इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। बाकी इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 का ही होगा और वो परपेंडिकुलर होंगे। तो ऐसे वैक्टर जिसके दरमियान एंगल 90 बन रहा हो, वो परपेंडिकुलर हो और उनका जो मैग्नीट्यूड हो 1 के बराबर हो दोनों का, तो ऐसे वैक्टर ऑर्थोनॉर्मल वैक्टर कहलाते हैं। तो तीनों वैक्टर्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं। उसके बाद हमारे पास चौथा जो टाइप है लाइक एंड सिमिलरली सेकंड वन इज़ अ अनलाइक वैक्टर। तो ऐसा वैक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड अलग अलग हो लेकिन डायरेक्शन सेम हो, तो हम ऐसे वैक्टर को कहेंगे कि ये लाइक वैक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वैक्टर प्लेस किया यहाँ पर वैक्टर A और इसी तरह से वैक्टर B। तो इस वक्त वैक्टर A और वैक्टर B को हम फर्स्ट नेम ये कह सकते हैं कि ये पैरेलल वैक्टर है और डायरेक्शन सेम होने की वजह से ये लाइक वैक्टर भी कहलाता है। तो सेकंड नेम पैरेलल वैक्टर के साथ इसका लाइक वैक्टर भी होता है। और अगर मैं अनलाइक वैक्टर की बात करूं तो बिल्कुल ऑपोजिट होगा कि पहले वैक्टर की मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकती है लेकिन डायरेक्शन एक सेपरेट रीजन पर होगी, लेकिन सेकंड वेक्टर ज़रूरी नहीं है कि उसी लेंथ का हो, लेंथ कुछ भी हो सकती है लेकिन डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी। तो ऐसे वेक्टर को हम अनलाइक वेक्टर कहेंगे। तो इसी तरह मैंने इसका नाम वेक्टर A रख दिया और इसी का भी B रख दिया। इसके बाद इक्वल वेक्टर है, एज अ नेम सजेस्ट ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ बराबर हो वो हमारा इक्वल वेक्टर कहलाएगा, विच मीन
फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो लिहाजा ऐसे वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। तो टर्मिनोलॉजी के रिस्पेक्ट से हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड भी सेम है उनका और इनका डायरेक्शन भी सेम है। इसी तरह से कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर के अंदर हम वेक्टर की डायरेक्शन तो ऑपोजिट रखते हैं, लेकिन हमें यह देखना होता है कि जिस जगह वो दोनों वेक्टर प्लेस हुए हुए हैं क्या उनके एक्सेस भी सेम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे फॉर एग्जांपल हमारा ये एक पहला वेक्टर है, ठीक है, सिमिलरली ये हमारा दूसरा वेक्टर है जो कि सेम डायरेक्शन पर प्लेस है, लेकिन सेम लाइन पर प्लेस है, लेकिन डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है। तो ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, तो ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर पी है। तो ऐसे वेक्टर को कोलीनियर वेक्टर कहा जाता है जो सेम प्लेन पर हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन हो। इसके बाद यूनिट वेक्टर है, हम सेपरेट सेशन पे भी यूनिट वेक्टर को जान चुके हैं। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर ए है, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 के बराबर हो तो उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। और यूनिट वेक्टर को नॉर्मली हम कैप के साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और इसको इस्तेमाल करने की वजह ये होती है कि किसी भी स्केलर वैल्यू को हम डायरेक्शन के बेस पर जान सकें कि इसकी डायरेक्शन क्या है, या ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन हमें पता ना हो उसको हम यूनिट वेक्टर के जरिए से प्लेस कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रॉड है या एक लाइन है, ठीक है, इसकी कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है, लिहाजा इसकी डायरेक्शन जानने के लिए हम इस फॉर एग्जांपल इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस z को हम यूनिट वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसको यूज़ करते हुए यूनिट वेक्टर की हम डायरेक्शन, उस वेक्टर की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं जो वेक्टर या जो स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर मौजूद है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहा जाता है जो वेक्टर ओरिजिन से पास हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर यूं इस तरह से बनाया जिसका नाम इस वक्त p है, तो इस p वेक्टर को पोजीशन वेक्टर उसी वक्त कहा जाएगा जब ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो और इस वेक्टर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच मीन एक वेक्टर p है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, वो तमाम वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे होते हैं, इट्स कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहा जाएगा जिसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू जीरो आ रही हो। फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और इस वक्त मैं ओरिजिन में मौजूद हूँ। अगर एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन पे ही लाई कर रहा हो और इसके अलावा वो कहीं मूव ना कर रहा हो तो हम उसे कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर है, क्योंकि इसकी कोई भी मैग्नीट्यूड वैल्यू नहीं है। इसी तरह एक वेक्टर जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ओरिजिन पे ही आकर ख़त्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल फॉर्म करूँ अगर मैं यहाँ पर रफ, तो कुछ इस तरह से एक सर्कल बनता है, तो ये सर्कल बनने के बाद जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं ख़त्म हो गया, लिहाजा ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहेंगे। और जीरो वेक्टर को टर्मिनोलॉजी के रिस्पेक्ट से आप ऐसे कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड टू ए एज वेल, तो ये ए से ही स्टार्ट हुआ और ए पे ही ख़त्म हुआ, ऐसे वेक्टर को जीरो वेक्टर कहा जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर से पहले हमारे पास फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर को समझने के लिए हम इस तरह से करते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम दोबारा से बनाते हैं एक रफ, और एक वेक्टर जो कि यहाँ पर मौजूद है इस डायरेक्शन के साथ। अगर आप इस वेक्टर को रोटेट करते हुए इसकी पोजीशन को चेंज करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वेक्टर को इस तरह से मूव करते हुए यहाँ लाता हूँ और यहाँ पे लाकर इस तरह से लाई कर देता हूँ, तो जब मैंने इस वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया तो इस मूवमेंट के दरमियान ना इसकी डायरेक्शन चेंज हुई ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, तो ऐसे वेक्टर को हम फ्री वेक्टर कहते हैं। एट लास्ट हमारे पास नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर में बाय द नेम ही हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो वेक्टर मौजूद है वो सेम मैग्नीट्यूड की हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो। यानी फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर बनाया 3 मीटर का, ठीक है, इसका नाम हम ए दोबारा रख देते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू यहाँ पे 3 मीटर रख ली, और एक और वेक्टर मैंने सेम लेंथ का यहाँ पर बनाया, ठीक है, और इसका नाम बी है और लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, लिहाजा ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड की वजह से हम इसे नेगेटिव वेक्टर कह सकते हैं। तो दीज ऑल आर द प्रॉपर types of the vector which is normally used inside the machine learning models and algorithm, similarly in the deep learning and its model. So hope you will understand about the basic definition and visualization of the different types of the vector. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की चीज़ें आप बर वक्त सीख सकें। थैंक यू।